एवरीवन, नमस्ते। वेलकम इन टुडेज एपिसोड ऑफ ब्लैक मैजिक एंड वशीकरण। और आज मैं आप लोगों को इस एपिसोड में बताऊंगी कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, इसकी वजह से हमारी लाइफ में किस तरह से ये हमें अफेक्ट करता है, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं इससे हमारे। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी क्योंकि मेरे खुद के ऊपर बहुत ही हाईएस्ट लेवल का ब्लैक मैजिक यूज करा गया था। और वो वुडू जो सबसे हाईएस्ट होता है, वो सब चीज़ें यूज करी गई थी मेरे ऊपर। और इसके अलावा कैसे इससे बचा जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हम ब्लैक मैजिक के इफेक्ट से बच सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव माय क्विक इंट्रोडक्शन टू दोज पीपल हु आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई एम डॉक्टर श्रुति उपाध्याय। आई एम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड हीलर, and I help people to release all the emotional baggage like anxiety, stress, depression, sadness, loneliness। और कौन देता है ये इतने हैवी इमोशनल ब्लॉकेजेस, किसकी वजह से आते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक पीपल इन योर लाइफ। और ये कोई बहुत दूर के लोग नहीं होते, बहुत ही क्लोज, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही ये लोग होते हैं। फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। इनकी वजह से ही आपको ये सब कुछ सहन करना पड़ता है, इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जितने भी हैवी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, ये जब रिलीज हो जाते हैं तो लोगों की लाइफ में बहुत पीस और हैप्पीनेस आ जाती है। तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन वुमेन दे कनेक्ट टू मी एंड दे टेक माय हीलिंग प्रोग्राम सोल सर्जरी सिस्टम। और अगर आपको भी इसको ज्वाइन करना है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसे क्लिक करें एंड बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद मी और विद माय टीम मेंबर्स। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, शैतान, है ना। उसका जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे उससे इतना कनेक्शन फील हुआ। और इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उसको देख करके, क्योंकि जब मैंने उसका ट्रेलर देखा तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपनी स्टोरी उससे बहुत क्लोजली, बहुत ही कनेक्टेड फील हुई। उसकी जो स्टोरी है, जो उसमें दिखाया गया है उस पूरी मूवी में। और नेक्स्ट डे मैं मूवी देखने गई और सच में बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी उस मूवी को देख करके, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना मेरी लाइफ के ऊपर ही बना दिया है। क्योंकि उसमें जो हेल्पलेसनेस अजय देवगन जो फील कर रहा था उस मूवी में, वो हेल्पलेसनेस मैंने अपने अंदर फील करी है। तो चलिए पहले हम उसका ट्रेलर देख लेते हैं क्विक, ताकि मैं आपको फिर डिस्क्राइब कर सकूं, आपको समझा सकूं इस टॉपिक को कि किस तरह से मेरी खुद की लाइफ में ये सब जब चीजें हुई तो मतलब, या किसी के भी लाइफ में हो सकता है, कैसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं आपको कैसे फंसा देते हैं और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, सो प्लीज वॉच दिस ट्रेलर फर्स्ट। तो जिन्होंने इस मूवी को देखा है तो उनको तो पता ही होगा कि क्या हुआ है इस मूवी में, पर जिन्होंने जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं शॉर्ट में बता दूं। इस मूवी में ये जो माधवन है एक आउटसाइडर था और ये एक तांत्रिक था। तो इसको कुछ अपनी सिद्धि करनी थी, तो वो ये क्या कर रहा था, जो भी टीनेजर लड़कियां हैं जहां भी उसको मिलती थी फैमिली के साथ, उन टीनेजर लड़कियों को कुछ तंत्र मंत्र करके कुछ खाने में मिला करके उनको देता था। और उसके बाद जब वो खा लेते थे तो उसके बाद फुल उसके कंट्रोल में आ जाते थे। वो जैसा कहता था वैसे ही वो लड़कियां वैसे ही करती थी। तो यहाँ पे जो अजय देवगन की जो फैमिली है, ये लोग कहीं आउटसाइड जाते हैं, वहां पे ये बाधवन मिलता है एंड वो सेम करता है उसकी बेटी के साथ भी, उसे खाने में मिला के दे देता है। और वापस जब लोग अपने घर आते हैं तो वहां पर फिर ये भी वापस आ जाता है। और उसके बाद घर में जो होता है, मतलब तांडव जो कहते हैं कि पूरा उसने इतना, मतलब कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ करवा रहा है। और अजय देवगन के तो बिल्कुल अगेंस्ट कर दिया उसकी खुद की बेटी को। उसकी बेटी उससे इतना प्यार करती थी, अपने पापा से इतना प्यार करती थी, लेकिन वो जो बेटी है वो पूरा अजय देवगन की अगेंस्ट हो गई, इस हद तक कि उसने उसको थप्पड़ तक मार दिया। और सिर्फ अपने फादर को ही नहीं थप्पड़ मारा, उसके बाद अपने छोटे भाई का भी सर पटक कर उसने उसमें किस में, दीवार दीवार नहीं, वो क्या था, स्टेयर्स थी वहां पे जो था उसका साइड सपोर्ट, उसमें रेलिंग, यस रेलिंग पे उसको उसका सर मार के उसको पूरा ब्लड आ गया। मतलब इतना सब कुछ चल रहा है, वो अपने फादर से को मारने के लिए तैयार है, अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो गई। और लेकिन
उस माधवन की एक शर्त थी कि जब तक वो उस लड़की को तब तक लेके नहीं जा सकता जब तक वो खुद जो है ना उसका फादर ना कह दे कि हाँ तुम ले जाओ इसको। तो वो घर में इतना कुछ कर रहा है, बार बार कह रहा है कि आप इसको भेजो भेजो, बोल दो भेजो इसको। तो अजय देवगन कह रहा नहीं, मतलब मानता ही नहीं है अजय देवगन कुछ भी। उसकी बेटी इतनी परेशान हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से कि भाई सिचुएशन को कैसे संभाले और उसकी बेटी जो है वो उसके साथ ना जाए। पर जब फाइनली क्या हुआ कि उसने उसकी बेटी को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया कि उसकी बेटी अपने छोटे भाई को मारने के लिए तैयार हो गई, ऊपर छत से फेंकने के लिए तैयार हो गई। तो जब अजय देवगन ये फाइनली देखता है कि मैं अपनी बड़ी बेटी तो मेरी पूरी तरह से हाथ से निकल गई, इसको तो मैं बचा ही नहीं पा रहा हूँ। अब जो मेरा छोटा बेटा है, अगर मैंने अभी इसको नहीं भेजा इसके साथ, तो मेरा छोटा बेटा भी, इसकी भी जान चली जाएगी, इसको भी बहुत नुकसान हो जाएगा। तब बेचारा इतना हेल्पलेस होकर लास्ट में कहता है कि ठीक है तुम ले जाओ मेरी बेटी को। और उसके बाद फिर वो उसकी बेटी को लेकर जाता है। जब बेटी को ले जाता है, ले जाने के बाद फिर अजय देवगन सबसे पहले तो अपने जो सिचुएशन है उसको संभालता है, यानी उसके बेटे की इतनी ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वाइफ की भी इतनी हालत खराब हो गई, तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पे वो हॉस्पिटल जाके पहले उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ कराता है और उसके बाद फिर वो जाता है माधवन के पास अपनी बेटी को बचाने के लिए। हाँ, तो ये जो सेम सिचुएशन है ना, समथिंग हैज हैपेंड विद मी। डिफरेंस क्या था इस सिचुएशन में, ये थोड़ी फिल्मी फिल्मी स्टाइल में है। एग्जैक्टली डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था इन माय सिचुएशन, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब ब्लैक मैजिक होता है, तो जैसे इस मूवी में दिखाया ना कि कोई अनजान इंसान ने किया जिसका इस फैमिली से कोई कनेक्शन ही नहीं था। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं वो कोई अनजान लोग नहीं करते हैं, वो बहुत ही नोन लोग करेंगे, और स्पेशली ऐसे लोग जिन पर आप बहुत विश्वास करते हैं, आपके बहुत करीबी लोग, फैमिली मेंबर। तो यूजली आज तक मुझे बहुत लोगों ने जब से मैं थेरेपिस्ट बनी, मुझे कई लोग कॉल करते थे, बताते थे मैम हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, और बताते थे कि वो फैमिली में ये है, लेकिन उनके कैसे होते थे ना, थोड़े एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते थे, जैसे चाची मामी और इस टाइप के, कि उन उन लोगों ने करा है, बुआ वगैरह, मतलब थोड़े दूर के। बट मेरे केस में तो बिल्कुल जो एकदम करीबी इंसान जो हमारे घर में ही हमारे साथ रहता था, उस इंसान ने किया ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर और मेरे दोनों और मेरे बच्चों के ऊपर। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली तो जैसे इस मूवी में जो अजय देवगन की हालत थी वो मेरी हो गई थी, और इसमें इस इंसान ने जो जो ब्लैक मैजिक किया वो मेरे बड़े बेटे के ऊपर किया, पूरा फुल उसके ऊपर वशीकरण ब्लैक मैजिक, क्योंकि वो चाहता था कि हम सभी लोग एक दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ना तो मैं शिफ्ट होना चाहती थी, आई लव टू स्टे इन देहरादून, आई स्टे इन देहरादून बिकॉज आई एम अ हीलर, सो आई लव दिस नेचर प्लेस। ना मेरे बच्चे शिफ्ट होना चाहते थे, और उसकी जिद थी कि हम उधर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हम शिफ्ट नहीं हो रहे थे उस जगह पर। तो उसने, बिकॉज दैट पर्सन वॉज अ नार्सिसिस्ट, तो उसने नार्सिसिस्टिक टेक्निक्स भी बहुत यूज करी, और साथ साथ उसने ये ब्लैक मैजिक, है ना, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके पेरेंट्स भी मिले हुए थे। तो 3 नार्सिसिस्ट थे। इन तीनों नार्सिसिस्ट ने मिलकर के इतनी सारी खतरनाक नार्सिसिस्टिक टेक्निक यूज करी। वो क्या होती है वो मैं किसी और एपिसोड में आपको बताऊंगी। नार्सिसिस्ट की जो टेक्निक्स होती हैं वो खुद ब्लैक मैजिक के जैसे ही खतरनाक होती है, उतनी ही टॉक्सिक होती है। वो टेक्निक्स प्लस जो मंत्र वाला होता है ब्लैक मैजिक वो भी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरा बेटा है बड़ा वाला, वो उसके ऊपर इतना इफेक्ट आया, और वो इतना मेरे और इतना ज्यादा एंटी हो गया मुझसे, उस वशीकरण की वजह से, उस ब्लैक मैजिक की वजह से वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा था, और जिस तरह से वो बात कर रहा था, जिस तरह से एकदम से उसको वो इमोशंस आते थे एंगर के, और इतना रिबेलियस हो गया था कि मुझे मुझे लग ही नहीं रहा था ये मेरा बेटा है। ऐसा लग रहा था कि कोई और ही है। तो उस इंसान ने इतनी टफ सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको ऐसा कर दिया कि वो अपने जो मेरा छोटा बेटा है उसको भी परेशान करने लग गया, मतलब उसको भी इतना परेशान करने लगा कि एक दो बार उसने उसको बहुत बुरी तरह मारा। तो मुझे पता है वो अपने भाई से कितना प्यार करता है, पूरा मतलब
ऑफ कोर्स मतलब इतने साल हो गए, मैं देख रही हूँ मेरे दोनों बच्चे आपस में इतना एक दूसरे को चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। वो उसने इतना ज्यादा कर दिया कि वो मेरे छोटे छोटे बेटे को बड़ा वाला जो है वो उसको मारने लगा। ठीक है, वो अलग से, और मारने के बाद फिर जब मैंने उसको बहुत डांटा भी, तुमने ऐसे क्यों किया, तो वो बेचारा इतना रो रहा था, मतलब वो इतना बेबस हो रहा था ना कि जैसे उसको भी समझ में आ रहा है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो करना नहीं चाहता, लेकिन उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो इतनी टफ सिचुएशन थी, और इस पर्सन ने सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब उसको पूरा प्लान करके उसकी उसकी जो लाइफ स्पॉइल करी है ना, आई कांट एक्सप्लेन यू कि उसने क्या करा है। मतलब उसने मेरे बेटे के 2 इयर्स खराब कर दिए। मैंने इतना ट्रस्ट करा था इस पर्सन के ऊपर कि शायद ये कुछ अच्छा करेगा मेरे बेटे के साथ, लेकिन उसने उसके 2 साल खराब कर दिए, उसकी लाइफ ही स्पॉइल कर दी। उसकी इतनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को जो उसने डिस्ट्रॉय किया है, मैं आपको बता नहीं सकती इस इंसान ने। उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट मेरा छोटा वाला बेटा था, कि क्योंकि उसने उसको तो पूरा अपने उसके कंट्रोल में वो आ चुका था, उसकी बॉडी पे, उसकी बॉडी पर, उसके वर्ड्स पर, उसके थॉट प्रोसेस पे। बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों की एनर्जी तो ऑलरेडी बहुत वीक होती है। बच्चों पे अगर किसी ने ब्लैक मैजिक करा, वशीकरण करा, बच्चों पे तो तुरंत हो जाता है। मतलब वो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इतने पावरफुल नहीं होते वो लोग। तो उसको पपेट की तरह वो यूज कर रहा था, और उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट था मेरा छोटा बेटा, कि अब इसको भी कंट्रोल में करके ये इसको भी लेकर के चला जाए। मतलब इस तरह का सिचुएशन थी। पर उसको ये था कि हाँ, सिर्फ ये बच्चे ना जाएं, मैं भी साथ में चली जाऊं उस जगह पे, ताकि उसका जो मतलब है वो पूरा हो सके। उसका एक हिडन एजेंडा था कि क्यों मुझे वहां लेकर जाना है, उसके अपना पर्सन सेल्फिश मोटिव्स थे जो मुझे पता थे। और मैं उस जगह पे क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं उस जगह पे 5 ईयर रही थी, और मेरे ऊपर इतना इमोशनल मेंटल अब्यूज हुआ था जिसके बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया। मतलब 5 ईयर्स आई वॉज, मैंने वो टॉर्चर झेला, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो इन लोगों से कट ऑफ वो तभी कर देता। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक डिस्टेंस रहेगी तो किसी तरह से इस रिश्ते को हम निभा लेते हैं। और तो वो मेरी एक थी कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना, और इसकी जिद थी कि वही, इन तीनों की जिद थी कि इन्हें कैसे भी करके वहां लेकर आना है। और जब इन्हें लगा कि ये कैसे भी करके नहीं आ रहे हैं, तो दे यूज दिस ब्लैक मैजिक, वशीकरण। तो इससे पता चलता है कि इन लोगों का वैल्यू सिस्टम क्या है। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि ये लोग ठीक नहीं है, लेकिन इतने गिरे हुए हैं ये बात नहीं पता थी मुझे, कि इतने ज्यादा इनकी सोच यहाँ तक जा सकती है। तो वो मुझसे बहुत ज्यादा जिद करने लगा कि नहीं, आप वहां शिफ्ट होइए, वहां शिफ्ट हो, क्योंकि वो तो मुझे कन्विंस नहीं कर पाया, तो वो उसके थ्रू मुझे कन्विंस कर रहा था। उसको पपेट बना लिया था बिल्कुल, उसके थ्रू मुझे कन्विंस कर रहा था कि नहीं, चलो चलो, आपको चलना होगा, ये वो। तो फिर फाइनली मैंने कहा अब क्या करूं, सिचुएशन को कैसे संभालूं। और ये छोटे वाले बेटे का भी, उसको भी वो बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था उसने। तो फिर मैंने उसका सारा बैग पैक किया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो तुम चले जाओ इसके साथ, इस इंसान के साथ। और क्योंकि मैंने कहा एक बार ये जाएगा तो फिर मैं सोचूंगी कि क्या करना है, सिचुएशन को कैसे संभालना है, घर में थोड़ी शांति तो आए। इतनी घर के अंदर इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी इतनी कलेश हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती, घर का माहौल इतना खराब हो गया था। तो मैंने कहा कैसे, अभी फर्स्ट चीज तो ये कि मैं घर का माहौल ठीक करूं, उसके लिए पहले मुझे इसको भेजना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें इतना मन कर रहा है, तुम इतना कह रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, तो तुम जाओ वहां जाके रहो, देखो तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह के सिचुएशन है, किस तरह के इन लोगों का बिहेवियर कैसा है। तो इसीलिए मैंने उसका सारा बैग पैक करके उसको भेजा, कि मैंने कहा पहले मैं सिचुएशन घर में देखूं, घर में संभालूं, और चीजों को कंट्रोल में लेकर आऊं। तो जब मैंने उसको भेज दिया इस पर्सन के साथ, तो इस पर्सन ने सब जगह ये रूमर्स क्रिएट करनी शुरू कर दी कि श्रुति ने तो अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। और यही चीज उसने उस बच्चे को बोल बोल के कि तुम्हारी मम्मी ने तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, ऐसे कर करके उसको हर्ट कर रहा है। उसको चाइल्डहुड में इमोशनल ट्रॉमा दे रहा है। एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है ये, स्पेशली वो बच्चा जो अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मतलब मैं और मेरे बेटे सोल लेवल पर बहुत डीपली कनेक्टेड एक दूसरे से। नार्सिसिस्टिक लोगों की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, वो लास्ट की चीज बताते हैं, है ना, आउटकम बताते हैं कि इम्पैथ ने क्या किया उनसे बचने के लिए। लेकिन उसके ऊपर की जो पूरी, जो बैकग्राउंड की जो स्टोरी होती है कि भाई उन्होंने क्या क्या टॉर्चर किए, जिसकी वजह से किसी को मजबूर होके, हेल्पलेस होकर के ऐसे करना पड़ा, वो किसी को नहीं बताते। ये इनकी खासियत होती है कि वो लास्ट में, पहले जैसे क्या होगा कि कुछ ऐसी हरकतें करेंगे वो, जिससे ना
आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। आपको दिख रहा है कि ये पर्सन गलत कर रहा है, इस तरह जानबूझ के कुछ हरकतें करेगी, और जब आपको गुस्सा आ जाएगा ना, तब पूरी दुनिया को दिखाएगी, देखो 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 कितना गुस्सा कर रही है, देखो देखो। इस तरह से मतलब उनका रहता है कि आ, सिर्फ लास्ट में आउटकम बताना, लेकिन उसके पीछे की जो बैक स्टोरी है, जो उन्होंने जितने तांडव करे, उन्होंने जितनी इविलनेस दिखाई है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो इस तरह से करके और मुझे पता है कि अपने बेटे को ये डिसीजन लेना कि मुझे उसे वहां भेजना है, उसके लिए लाइक ये डिसीजन इतना मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कितने किस तरह के लोग हैं। और तो वो बेचारा अभी भी बड़ा दुखी होता है ये सोच करके कि मेरी मम्मा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब उसे मैं कैसे समझाऊंगी, तुझे मैंने घर से बाहर नहीं निकाला है। मैं उसे बोलती हूँ तू अब वापस आ जा, क्योंकि जब वो चला गया उसके बाद मैंने सारे ब्लैक मैजिक को घर से पूरा क्लियर करा, उसमें टाइम लगा। और अब मैं उसे बुलाती भी हूँ कि तुम आ जाओ, तो अभी वो हर्ट ही है मुझसे बहुत ज्यादा, उसे लगता है मम्मी ने बाहर निकाल दिया। और दूसरा क्या है कि अभी भी वो उसे पपेट की तरह यूज कर रहा है, उसके थ्रू वो वापस आना चाहता है मेरे साथ इस घर में। तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। लेकिन किस तरह से ये यूज करते हैं, मतलब नार्सिसिस्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, आप बच्चे हो, आप बूढ़े हो, आप वुमेन हो। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, अपना मतलब, खुद का प्लेजर, खुद की खुशी। और उसके लिए वो खुद मेहनत नहीं करेंगे अपने प्लेजर के लिए, वो दूसरों को यूज करते हैं, दूसरों से सप्लाई लेते हैं। तो ब्लैक मैजिक और वशीकरण क्या होता है, ये आपका नाम लेकर के कोई भी खाने की चीज में आ, बहुत सारे तंत्र मंत्र करके आपका नाम लेके बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है। और ये लोग क्या करते हैं, खाने में मिलाते हैं, और जैसे लौंग में मिला दिया तो उसको चाय बना के पिला देंगे आपको, ठीक है, खाने में मिक्स कर देंगे, इस तरह से करके आपके खाने में वो आपको मिला करके दे देते हैं। और जैसे ही आपने वो, क्योंकि एनर्जी है ना, बहुत ब्लैक डार्क एनर्जी होती है, और जैसे ही आपने उसे खाया, फिर अगर आप कमजोर हैं, आपका स्पिरिचुअल लेवल डाउन है, थोड़ी देर में आप अपने सारे आपका आपके सेंसेस पे से सारा कंट्रोल हट जाएगा। देखिए बॉडी क्या होती है ना, बॉडी इज जस्ट लाइक एन कार। तो अगर कोई कार है, मान के चलिए जैसे एक कार है ब्लैक कलर की, सारे ब्लैक मिरर्स है, तो अभी अंदर कार कौन चला रहा है ये किसी को नहीं पता। और मान के चलो कोई गुंडे वगैरह आ गए, उन्होंने क्या किया, किसी इंसान की, उसकी खुद की कार है, उसको पीछे की सीट पे बिठा दिया और खुद बैठ गए और कार चला रहे हैं। तो अब अगर हॉर्न बजा रहे हैं तो हॉर्न तो सेम ही रहेगा, बाहर तो किसी को नहीं पता। तो ऐसे ठीक इसी तरह से जिसकी ये बॉडी है, खुद की जिसकी बॉडी है, जब इस तरह से ब्लैक मैजिक किया जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सोल्स एक साथ रह सकती है। तो उस वक्त क्या होता है कि जो इविल सोल होती है, वो पीछे कर देती है मेन सोल को, जिसकी बॉडी है। और तंत्र मंत्र तो मतलब बहुत ही हैवी, एक तरह से स्टोन की तरह होते हैं, जिसपे जिसकी बॉडी उसकी तो अंदर दब कर रह गई, और वो जो सीट खाली हो गई वहां पे वो इविल सोल आ गई। और लोगों को तो लग रहा है कि अच्छा ये बोल रहा है, ये कर रहा है, लेकिन पता ही नहीं है कि ये नहीं बोल रहा। जैसे मैंने देखा जब मेरा बेटा इतना एग्रेसिव हो रहा था, एग्रेसिव से बात कर रहा था, और जब वो छोटे वाले बेटे को भी मारने लगा, तो मुझे पता था कि ये नहीं कर रहा है, क्योंकि बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन समटाइम आई कैन सी थ्रू द सोल। मुझे पता है कि नहीं, ये नहीं कर रहा है, ये तो कोई और कर रहा है, लेकिन आवाज तो वही है, हाथ पैर तो वैसे ही चलेंगे। ये तो सिंपल एक बॉडी है, इसके अंदर जो एनर्जीज हैं वो उसको रन कर रही है। तो इतना, तो जिसकी खुद की बॉडी है, जब वो पीछे की बैक साइड में जाती है, उसके ऊपर तंत्र मंत्र के इतने हैवी स्टोन्स रखे जाते हैं, तो वो कितना सफर करती है सोल, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं काफी इंट्यूटिव हूँ, मुझे कई बार ड्रीम्स भी आ जाते हैं, मुझे कई बार फ्यूचर में क्या होने वाला है अगर भगवान मुझे दिखाना चाहते हैं, इट्स नॉट लाइक कि मेरी इच्छा है कि मैं जो चाहे देख लूं, ऐसा नहीं होता। अगर कई बार कुछ भगवान सीक्रेट्स खोलना चाहते हैं, या कुछ मुझे दिखाना चाहते हैं, जो 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 भी भगवान की प्लानिंग होती है, तो वो मुझे कई बार ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू वो मुझे बता देते हैं उस चीज को। तो मुझे एक ड्रीम, जब ये सब कुछ हो रहा था, मेरा बेटा जब वहां पे जा चुका था, तो तब मुझे ड्रीम आया था, उसमें उसकी जो सोल है, मैंने देखा कि वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, और उसके ऊपर इतने हैवी हैवी स्टोन्स रखे हुए हैं, और वो नीचे से मुझे आ, बुला रहा था कि मम्मा मम्मा मुझे बचा लो। मैं आपको बता नहीं सकती उस ड्रीम के बाद मैं कितना बैठ के रोई हूँ, क्योंकि मुझे इतनी हेल्पलेसनेस फील हो रही थी।
क्योंकि एक हीलर के तौर पर, एक स्पिरिचुअल पर्सन के तौर पर मुझे ये तो पता है कि कोई इमोशनल पेन है, उसको कैसे रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन ये ब्लैक मैजिक कैसे हटाऊँ, ये तो बिल्कुल एकदम से नई चीज़ ही मेरे सामने आ गई। इसको कैसे हैंडल करो, तो वो तो मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। कितना हेल्पलेस, मतलब मैं सच बता रही हूँ, इस पर्सन को इसके कर्मों का फल ऐसा मिलेगा, क्योंकि इसने ना सिर्फ़ मुझे इतना रुलाया है, इसने मेरे बेटे को भी बहुत रुलाया है। इसने हमें जो सफ़र कराया है ना, देखना ये, और इसके जो पेरेंट्स हैं, ये 3 लोग इतना सफ़र करेंगे ना, इन्हें अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इन्होंने उनको सफ़र कराया है जो जो ऑथेंटिक थे, जो इनसे प्यार करते थे, उनको सफ़र कराया है, तो इनको 101% के कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। तो वो एक चीज़ थी। तो मतलब मैं बता रही हूँ ना, मेरे बेटे की जो सोल है मुझसे इतने डीपली कनेक्टेड है कि वो अगर सफ़र करता है तो मुझे पता चलता है। जैसे मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ कि किस तरह से उसकी सोल मेरे से डीपली कनेक्टेड है। तो हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो मैं अपनी किचन में अपना खाना वग़ैरह बना रही थी। अचानक से मुझे आवाज़ आई, फिर से मुझे बहुत तेज़ ना आवाज़ कि मम्मी, मम्मी करके, बेटे बड़े इसी की आई, मेरे बड़े बेटे की, 5-6 साल का था वो उस समय, और वो चिल्ला रहा है मम्मी, मम्मी करके, मतलब उसको जैसे उसे हेल्प चाहिए। और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ से अपनी किचन से मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकी, मतलब गैस ऑन थी, वो ऐसे ही छोड़ कर के मैं वहाँ से सीधे भागी, और मुझे मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, और मैं करते हुए, भागते हुए सीधे लिफ्ट के सामने पहुँच गई। और वहाँ जो मैंने सीन देखा, वो छोटा-सा बच्चा, मतलब वो साइकिल नीचे साइकिल चला रहा था, तो लिफ्ट से साइकिल लेकर आ रहा था, उसकी हाफ साइकिल ऊपर, हाफ साइकिल नीचे, लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो लिफ्ट नीचे जा रही है, और वो, मतलब उसकी साइकिल फँसी हुई है, वो खुद भी फँस रहा है। इतनी टफ सिचुएशन थी, मैंने कैसे करके उसको खींचा, उसकी साइकिल को खींचा, उसको खींचा, उसने भी बहुत एफर्ट करके मैंने पूरा उसको फिर बाहर निकाला, और थैंक गॉड फिर मैंने उसकी डाँट भी बहुत लगाई। मैंने कहा, अब आगे से कभी साइकिल लिफ्ट से तो आना मत कभी भी, और कुछ भी प्रॉब्लम हो साइकिल नीचे रखो, ऊपर लेके बताना। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तूने मुझे बुलाया, तूने आवाज़ लगाई मुझे? कहते, नहीं मम्मा, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं लगाई आपको। तो मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई कि इसने तो मुझे आवाज़ नहीं लगाई। तो क्या होता है ना, हमारा हम खुद ही अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक हमारा कॉन्शियस होता है, एक हमारी मतलब क्या, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं कि ना, एक हमारा बिहेवियर कॉन्शियस माइंड से आता है, और एक हमारा जो बिहेवियर है सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो कई बार हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि हम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, हम किसी के साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस है ना, उसको पता रहता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जहाँ से हेल्प ले सकता है, उसे पता है कौन मेरी मदद करेगा, कौन कर सकता है, तो वो उस तरह से सबकॉन्शियसली हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, और कॉन्शियस वे में भी कनेक्ट करते हैं। तो मुझे इतना पता है कि जब भी उसकी सोल परेशान होती है, तो वो मुझसे कनेक्ट करती है और मुझसे हेल्प लेती है। पर इस केस में तो मैं इतनी ज़्यादा हेल्पलेस थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी भी उसको यही लगता है कि हाँ, मेरी मम्मी ठीक नहीं है, मेरी मम्मी ने ही मुझे, वो बहुत सोच के हर्ट होता है, उसे बुरा महसूस होता है। वो अभी भी इन लोगों को अच्छा समझ रहा है, जबकि उसको असलियत नहीं पता कि ये लोग कितने टॉक्सिक हैं। तो ख़ैर जो भी है, ये सिचुएशन जो है वो तो ख़ैर ये रही, और स्टिल इट्स कंटिन्यू, और अभी भी मैं सोच रही हूँ कैसे अब इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, इसको सॉल्व करें। ये अलग ही एक अलग ही ये चैलेंज है मेरी लाइफ़ का। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि क्या होता है ना, जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, आपकी जो एक बार ब्रेन प्रोग्रामिंग कर देते हैं ना, उसको दोबारा से ठीक करना बहुत मेहनत का काम होता है। नार्सिसिस्ट से जिस वक़्त लोग हिप्नोटाइज़्ड होते हैं, अगर आप जितनी भी केस स्टडी पढ़ लीजिए नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की, तो जितने भी सर्वाइवर होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल में निकल के आ गए, 2 साल में निकल के आ गए। इतने हिप्नोटाइज़्ड होते हैं नार्सिसिस्ट के साथ कि कोई किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, और मैं अभी भी मेरे क्लाइंट लिस्ट में ऐसे-ऐसे क्लाइंट हैं जो 30 साल हो गए, और एक लेडी है, 30 इयर्स हो गए उसको, उस नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए, उसके टॉर्चर सहते हुए, लेकिन अभी भी वो अपने आप को उससे फ्री नहीं कर पा रही। उसको इतना मैंने समझाया कि आप इससे फ्री हो जाओ, लेकिन नार्सिसिस्ट इस तरह से आपको ट्रॉमा बॉन्ड कर देते हैं ना, ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है ये सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। मतलब आप ऐसे बंध जाते हो कि आप सब कुछ जानते हुए भी कि ये गलत है, और ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इनके चंगुल से बाहर निकल के नहीं आ पाते। दिस इज़ व्हाट अ ट्रॉमा बॉन्ड।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक मैजिक क्या होता है और ब्लैक मैजिक कौन करते हैं, कि वो लोग करते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जिनके अंदर बहुत ज्यादा, पहली चीज तो नार्सिसिस्ट ही करते हैं, ठीक है। नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज चाहिए, ट्रेट्स चाहिए। इविलनेस, नार्सिसिस्ट तो कंप्लीट डेविल पर्सनालिटी होते हैं। तो जब तक वो इविलनेस अंदर नहीं होगी तब तक कोई इतना बड़ी चीज नहीं कर सकता किसी के अगेंस्ट। तो ये जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है, ट्रेट्स होते हैं, वो लोग करते हैं। टॉक्सिक लोग करते हैं, सेल्फिश होते हैं बहुत, और बहुत जेलस लोग होते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूरे टाइम सुनाते रहेंगे कि पता है तुम्हारी वजह से हम तुम क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ ठीक से मूव नहीं कर रही, हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, इवन यू शुड स्टार्ट वर्किंग, और ये वो करके, मतलब एक तरफ से आप अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आपको एंजाइटी क्रिएट करेंगे, अरे आपकी तो सिचुएशन बहुत खराब है, और कैसे होगा फ्यूचर में, क्या होगा, ऐसे करके आपको टेंशन आती रहेगी। पर जब आप एफर्ट करने लग जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे अपने एफर्ट की वजह से। नार्सिसिस्ट कभी आपको सपोर्ट नहीं करते किसी चीज में। आप जो बनोगे अपने लेवल पर बनोगे, अपनी मेहनत से बनोगे, और जब आप अपनी मेहनत से बन जाओगे तब उनको ये चाहिए कि अब मुझे क्रेडिट दो। भाई किस बात का क्रेडिट, सारा तो हमने अपनी मेहनत से करा है। और अगर आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया, है ना, नार्सिसिस्ट लोग को सप्लाई चाहिए होता है कि उनका नाम हर जगह लिया जाए। आपने किया किया है, अगर कुछ किया होता तो आपका नाम लिया जाए, सारा तो आपने खुद की मेहनत से किया है। और अगर आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया तो बस फिर आपकी सक्सेस उनको चुभेगी। आपकी सक्सेस उन्हें सिर्फ तब तक नहीं चुभेगी जब तक आपकी सक्सेस की वजह से उनका भी नाम हो रहा है, देन दे आर वेरी हैप्पी। आप सक्सेसफुल है तो उनको भी पैसा मिल रहा है, देन दे आर हैप्पी। ठीक है, तो फिर वो आपको टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको जो भी सक्सेस मिली है उसकी वजह से अगर उनका नाम नहीं हो रहा, उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर तो आप उनके नंबर वन दुश्मन है। फिर तो उनको जेलसी होती है, फिर तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। आई वेटेड फॉर 10 years कि भाई ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ करेगा। ठीक है, मैं 10 साल तक मैंने बैक सीट लेकर मैं बैठी रही सोच करके। जितना सपोर्ट कर सकती थी मैंने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। पर उसके बाद भी जब मैंने देखा कि नहीं, दिस पर्सन हैज दिस हैबिट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और मैंने कहा अगर मैं और इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रही तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भाई हम तो मतलब सड़क पर आ जाएंगे। वहां से मैंने बहुत मेहनत करी, और लिटरली 5 years में मैंने अपनी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करके रख दिया। आई बिकम वेरी हैप्पी। मतलब मेरे लिए तो मेरी फैमिली को ही मतलब वही मेरी लाइफ में एक मोटिवेशन था कि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी है। ठीक है, तो बहुत सारी लेडीज मुझे कहती हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे घर में कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो मैं यही कहूंगी, कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, आपको खुद को करना पड़ेगा। और मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि कैसे अगर आप बिल्कुल उस सिचुएशन में हैं जहाँ आप जीरो पर हैं और आप कुछ भी, आपका फाइनेंशियल फ्लो नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट किया था, तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, वो मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो उसका बनाऊंगी। तो खैर यही हुआ कि मैं अपने एफर्ट्स की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से इतनी सक्सेसफुल थेरेपिस्ट बनी। उसकी वजह से मुझे नेम, फेम, मनी सब कुछ मेरी लाइफ में आया। क्या होता है ना, जब आपका नेम, फेम, मनी आता है तो आप पावरफुल हो ही जाते हो। तो जब आप पावरफुल हो तो डिसीजंस आप लोगे। तो नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा फियर होता है कि मेरे कंट्रोल चला गया। नार्सिसिस्ट किसी भी हालत में कंट्रोल हाथ से नहीं जाने देना चाहते, तो कंट्रोल चला गया हाथ से, ये उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो इस तरह के लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। तो आपको, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो ना, तो आप आंख बंद करके मत बैठो। सबसे पहली चीज, मैं नहीं चाहती कि आप किसी के ऊपर भी मतलब मैं ये नहीं चाहती कि आप एक ऐसे पर्सन बन जाए जो किसी पे विश्वास नहीं करते। बट फिर भी ना थोड़ा आंख खोल के रखिए, अपनी इंट्यूशन पावर थोड़ा खोल के रखिए। थोड़ा देखिए कि कौन है जिसको, एक एक इंट्यूशन होती है ना, समझ में आता है कि जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो अगर किसी को हमारी सक्सेस को देखकर खुशी होती है तो वो उसका अलग ही कुछ वाइब्रेशंस, अलग ही एनर्जी होती है। लेकिन अगर कोई इंसान खुश नहीं है ना तो आपको पता चलेगा। तो अगर आपको पता चल रहा है ना कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, लेकिन आपको अगर अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है ना कि ये बंदा एक्चुअल में खुश नहीं है, तो आप इस चीज को हल्के में मत लीजिए।
डू समथिंग, है ना, प्रोटेक्ट योर सेल्फ।